अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपना एक और नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेस एंड सॉल्ट में सबसे पहले हम एसिड्स और बेस को डिस्कस करेंगे। देन उसके डिस्कशन को फिर हम सॉल्ट की तरफ लेके जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम एसिड्स की बात करते हैं तो एसिड्स के बारे में क्या क्या पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। हम्म ऐसे केमिकल्स जो कि पानी में जाने के बाद H पॉजिटिव रिलीज करें उन्हें हम कहते हैं एसिड्स। और जबकि ऐसे केमिकल्स जो पानी में जाने के बाद OH नेगेटिव रिलीज करें उन्हें हम क्या कहेंगे, बेसिस। ठीक है। तो केमिकल्स दैट रिलीज H पॉजिटिव व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन हो गई, बिल्कुल सिंपल। एसिड के बारे में दूसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए। एसिड जैसे ही किसी सॉल्यूशन के अंदर एंटर होता है तो उस सॉल्यूशन के H पॉजिटिव की वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, क्योंकि इस ये जैसे ही कहीं भी डिसॉल्व होगा तो क्या देगा, H पॉजिटिव। इसका मतलब ये जैसे ही किसी सॉल्यूशन में एंटर होगा तो सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव की वैल्यू क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। यानी एबल टू इंक्रीज H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन इन एक्वा सॉल्यूशन। ये किसी भी सॉल्यूशन में शामिल होके उस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को बढ़ा सकता है। ठीक है, इनका टेस्ट कैसा होता है, सोर टेस्ट होता है, यानी खट्टा टेस्ट होता है। चलें, अब इसकी कुछ प्रॉपर एग्जांपल्स हैं। इसकी कुछ प्रॉपर एग्जांपल्स हैं। अब एग्जांपल्स डिपेंड करती हैं इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर। तो एसिड्स पहली बात दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और दूसरी टाइप को हम कहते हैं वीक एसिड्स। अब हमें कैसे पता लगता है कि एक एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो उसको चेक करने के हमारे पास दो मेथड हैं। या तो आप उसे किसी ऑर्गेनिक टिश्यू पे डाल दें, जैसे आप अपने हाथ पे डालें एसिड को, और अगर आपका हाथ जल रहा है, आपकी स्किन रप्चर हो रही है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर वो आपको इफेक्ट नहीं दे रहा तो आप उसे कहेंगे वीक एसिड। जैसे अगर आप HCl को अपने हाथ पे गिराएं तो आपकी चमड़ी उखड़ जाएगी। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके बरक्स अगर आप सिरके को अपने हाथ पे गिराएं तो सिरका आपके हाथ पे कुछ नहीं करेगा। तो सिरका एक वीक एसिड है। बट जाहिर है ये एक प्रॉपर मेथड नहीं है इसको चेक करने का। तो हम इसके लिए प्रॉपर मेथड डेवलप करते हैं जिसे हम कहते हैं एल्फा। एल्फा, और एल्फा को प्यार से हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं, डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन कांस्टेंट। इस डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कांस्टेंट का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। अगर उस फॉर्मूले से आंसर आंसर 50 से ऊपर आया तो हम कहते हैं वो स्ट्रांग है, और अगर उसका आंसर 50 से कम आया तो हम उसे कहते हैं वीक है। तो आयनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, द परसेंट ऑफ आयोनाइजेशन या परसेंट ऑफ डिसोसिएशन, जिसे हम प्यार से क्या कहते हैं, अल्फा। ये बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्प्लिटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए अगर आपके अल्फा का आंसर 50% से अबव आता है तो आप ऐसे एसिड को कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। बट अगर आपका आंसर 50% से लेस आता है तो ऐसे एसिड को आप कहते हैं वीक एसिड। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम अगर हम अगर हम 100 मॉलिक्यूल्स ले लें, किसके, HCl के, और उसे डिसॉल्व करें किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो हमने ये नोट किया है कि अप्रोक्सीमेटली 90 to 95
मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। चले, अगर 100 मॉलिक्यूल्स हमने लिए, उसमें से जब उन 100 मॉलिक्यूल्स को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, उसमें से 90 to 95 स्प्लिट हो गए, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? अब अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अल्फा की वैल्यू, ऊपर हम कौन सी वैल्यू लिखते हैं? जो मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गए, देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्प्लिटेड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्प्लिटेड, तो ऊपर हमने लिख दिए 90 to 95, डिवाइड में हम किसको लिखते हैं? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 100 मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं। और मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम? 100 से। देखिए यही हमारा फॉर्मूला है, ऊपर मैंने आपको बताया था। परसेंट ऑफ आयनाइजेशन, परसेंट ऑफ आयनाइजेशन निकालने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्प्लिटेड, यानी कितने मॉलिक्यूल्स टूट गए, तो 90 to 95 मॉलिक्यूल्स टूट गए। टोटल कितने मॉलिक्यूल्स थे? 100 मॉलिक्यूल्स थे। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया। तो अब क्या होगा? सिंपली आप इसे 100 से 100 कैंसिल कर दें, और आपके अल्फा का जो आंसर आएगा वो आएगा 90 से 95%। इसका मतलब यस, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हर वो एसिड जिसकी अल्फा की वैल्यू 50 से अबव आएगी वो स्ट्रॉन्ग है, जिसकी अल्फा की वैल्यू 50 से कम आएगी वो वीक है। ठीक है। और असल में होता ये है कि जितने मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं ना, वो H पॉजिटिव देते हैं, और H पॉजिटिव से ही हमें पता लगता है कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो अब आपने क्या करना है? अब आपने कैटेगराइज करना है एसिड्स को कि कौन कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग हैं और कौन कौन से एसिड्स वीक हैं। तो आपको इनके नाम लाजमी याद होने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको वीक एसिड्स के बारे में बता रहा हूँ। तो बेटा वीक एसिड्स की जो एग्जाम्पल है वो जल्दी से आप नोट कर लीजिए अपने पास। वीक एसिड्स की आपने एक पहली एग्जाम्पल याद करनी है, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। देन फिर आपने याद करना है कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2CO3। सिमिलरली, सिमिलरली आपने एक और एसिड याद करना है, कौन सा? सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C6H8O7। और साथ में आपने कौन सा एसिड याद करना है? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? H3PO4। ये सारे वो एसिड्स हैं जो कि वीक एसिड हैं। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि ये एसिड वीक है या स्ट्रांग है। अब हम उन सारे एसिड्स के नाम पढ़ेंगे जो कि क्या होंगे? स्ट्रांग होंगे। तो स्ट्रांग एसिड्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में बस आपने तीन ही याद रखने हैं। नंबर वन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो फॉर्मूला भी आपको पता होगा, क्या होता है? HCl। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। और नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। ठीक है। तो ये तो हो गए स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। अब इनमें से किस किस चीज की अल्फा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए? ज्यादा नहीं, ज्यादा वैल्यूज आपने याद नहीं करनी, बस सिर्फ चार की आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो HCl है और HNO3 है। इत्तेफाक से अच्छी बात यह है कि इन दोनों की वैल्यू एक ही होती है, 90 to 95%। इनके अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? 90 to 95%। H2SO4, इसकी जो अल्फा की वैल्यू होती है वो 60% होती है। कितने परसेंट होती है? 60% होती है। जबकि एसिटिक एसिड की, यानी CH3COOH की, इसके जो अल्फा की वैल्यू होती है वो होती है 1.5%, 1.4%, सिर्फ 1.4%। तो जरा एसिटिक एसिड एक वीक एसिड हुआ, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हुए। देखिए ना, इन दोनों के जो आंसर्स हैं वो 50% से अबव हैं। ऐसा ही है। तो ये क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग। और इसका जो आंसर है वो 50% से क्या है? कम है। तो ये क्या कहलाएगा? ये वीक कहलाएगा। जिस तरह से हमने एसिड के बारे में पढ़ा है, इसी तरह से हमें बेस के बारे में भी पता होना चाहिए। और ये जो एसिड्स हम देख रहे हैं, इन एसिड्स के हमें कुछ यूजेस भी लाजमी तौर पे याद होने चाहिए। तो कुछ यूजेस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ एक करके। जैसे कि
ये जो एसिटिक एसिड है, ये मैं इसको प्रॉपरली लिख दूं। ये जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड हमारे किचन्स में यूज होता है एज विनेगर। किसके तौर पे यूज होता है? एज विनेगर के तौर पे। चलें, इसी तरह से सिट्रिक एसिड की अगर हम बात करें, तो सिट्रिक एसिड फ्रूट्स में होता है, सिट्रस फ्रूट में होता है। सिट्रस फ्रूट क्या होते हैं? जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि लेमन, जैसे कि ऑरेंज। इस तरह के फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। नंबर 3, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में प्रेजेंट होता है एज फ्लेवरिंग एजेंट। उसमें क्या काम करता है? ये फ्लेवर इन्हांस करने का। ठीक है, एज फ्लेवरिंग एजेंट। और खास करके ये ब्लैक कोल्ड ड्रिंक्स में ज्यादा होता है, जैसे पेप्सी, कोका कोला, इनमें ज्यादा होता है। वाइट कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर ये कम होता है। और इसकी खास बात यह है कि ये आपके दांत खराब कर देता है। तो इसलिए हमें ब्लैक कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। सही है। तो ये तो हमने हल्का सा एसिड का इंट्रोडक्शन कर लिया। अब हम इसी तरह से सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे किसका? बेस का। ठीक है। सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिखी थी, हम इसकी भी डेफिनेशन लिखेंगे। अब जरा पॉइंट्स को रिवाइज कर लें। एसिड के क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़े? देखें, ऐसे केमिकल्स जो H पॉजिटिव देते हैं, अब आप क्या लिखेंगे? ऐसे केमिकल्स जो OH नेगेटिव देते हैं, ये H पॉजिटिव बढ़ाते हैं, अब आप क्या लिखेंगे? ये OH नेगेटिव बढ़ाते हैं। इनका सोर टेस्ट है नहीं, इनका बिटर टेस्ट है। एसिड दो तरह की होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। इसी तरह से बेसिस भी दो तरह की होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेसिस और एक वीक बेसिस। यानी अभी हमने जो एसिड के लिए पढ़ा, उसी को हम बेस के लिए पढ़ेंगे, बट बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। तो केमिकल्स दैट रिलीजेस OH नेगेटिव when dissolved in वाटर। फिर अगर आप इन्हें किसी भी सॉल्यूशन में ऐड करें, तो ये सॉल्यूशन में OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। यानी कि एबल टू इंक्रीज OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट, इनका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है बिल्कुल, तो बिटर टेस्ट। नंबर 4, ये स्ट्रांग भी हो सकते हैं और ये वीक भी हो सकती हैं। क्राइटेरिया सेम है। अगर अल्फा की वैल्यू 50% से अबव आएगी, स्ट्रॉन्ग बेसिस। अगर 50% से वीक कम आएगी, तो वीक बेसिस। अब आपको स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस के नाम याद होने चाहिए, तो आप जल्दी से स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस के नाम याद कर लें। ठीक है। सबसे पहले अगर हम स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करें, तो बेटा स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन सी होती हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस NaOH। और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज KOH। और इसके साथ एक एग्जाम्पल आपने और याद रखनी है, दैट इज बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है BaOH2। चलें, अब साथ साथ आपको वीक बेसिस की एग्जाम्पल्स भी याद होनी चाहिए। तो वीक बेसिस की एग्जाम्पल्स क्या क्या होती हैं? वीक बेसिस की एग्जाम्पल में सबसे पहले NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब आप इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, और आप इसे अमोनिया भी कह सकते हैं। ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अगर आप देखें तो NH4OH होता है, और अगर अमोनिया को देखें तो NH3 होता है। फर्क क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी अमोनिया ही है,
बट जब हम अमोनिया को वाटर में डिजोल्व कर देते हैं तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। कैसे? देखिए, आप NH3 में वाटर ऐड कर दें, यही है ना वाटर, तो क्या बनेगा? ये NH3 और एक 4 और ये OH। इसका मतलब अगर आप अमोनिया में पानी ऐड कर देंगे तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही तो कहलाएगा। तो अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक ही कैटेगरी है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है? वीक बेस है। चलें, इसके अलावा एक एग्जाम्पल आपको और याद होनी चाहिए। कौन सी? सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, और सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है? NaHCO3। इसके अलावा एक बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है। बट इनका बैड लक क्या है? इनका बैड लक क्या है? बट दे डू नॉट, ये ऐसे कह लें, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में डिजोल्व ही नहीं होते। जब ये पानी में डिजोल्व ही नहीं होते तो ये अपना इम्पैक्ट ही नहीं दे पाते। ठीक है, तो ये एक्सर्ट नो इफेक्ट, ये अपना इफेक्ट ही नहीं दे पाते। तो क्योंकि ये अपना इफेक्ट नहीं दे पाते, इस वजह से हम इसे वीक कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को होना तो स्ट्रांग चाहिए, बट क्योंकि वो अपने वाटर में डिजोल्व नहीं होता, और वाटर में जब वो डिजोल्व नहीं होता, इस वजह से इस वजह से वो जो है वो वीक एसिड और बेस कंसिडर किया जाता है। अच्छा, अब बेस से रिलेटेड भी कुछ यूजेस आपको याद होने चाहिए, उनको जल्दी जल्दी आप सुन लीजिए। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, तो भाई NaOH क्या है? NaOH इज अ ड्रेन क्लीनर। यानी आपने देखा है जब नालियां बंद हो जाती हैं, किचन की नाली बंद हो जाती है, वॉशरूम की नालियां बंद हो जाती हैं, तो हम एक सोडा डालते हैं। तो वो कौन होता है? वो NaOH होता है। और इस NaOH को हम क्या कहते हैं भाई? इसे हम कहते हैं कॉस्टिक सोडा। इसका एक और नाम है कॉस्टिक सोडा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, डेट इज NH3, अमोनिया। अमोनिया क्या है? अमोनिया ग्लास क्लीनर के तौर पे इस्तेमाल होता है, ग्लास को क्लीन करने के लिए। तो अमोनिया एज ए ग्लास क्लीनर। और जो NaHCO3 है, ये NaHCO3 क्या है? ये बेकिंग सोडा के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो अगर ये बेकिंग सोडा के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है तो कुकिंग में इस्तेमाल होगा, है ना? तो बेकिंग सोडा इन कुकिंग। अब रही बात अल्फा की वैल्यूज याद करने की, तो आपको कुछ अल्फा की वैल्यूज याद होनी चाहिए। जैसे अगर हम कहें कि NaOH और KOH, तो अच्छी बात है, इन दोनों की अल्फा की वैल्यू सेम है। कितनी? 90 to 95%। दैट मीन्स दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो बेरियम हाइड्रोक्साइड में जो अल्फा की वैल्यू आती है वो आती है 77%। और सिमिलरली अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया की बात करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है सिर्फ 1.4। तो अगर आप इन दोनों को देखते हैं तो इनकी जो वैल्यू है, देखें, वो 50% से ज्यादा है, तो कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग। जबकि इसकी जो वैल्यू है वो 50% से कम है, तो आप इसे क्या कंसिडर करेंगे? आप इसे कंसिडर करेंगे वीक। ठीक है, तो ये वो वैल्यूज हैं जो कि एसिड बेस से रिलेटेड आपसे पूछी जा सकती हैं। मैंने हर एक एक वैल्यू को आपके सामने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब एसिड बेसिस को चेक करने के लिए, एसिड बेसिस को चेक करने के लिए हम सहारा लेते हैं किस चीज का? इंडिकेटर्स का। किसका सहारा लेते हैं? इंडिकेटर्स का। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं इनको भी सुन लीजिए जरा जल्दी से। इंडिकेटर से रिलेटेड हमें तीन बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, इंडिकेटर्स खुद या तो वीक एसिड्स होते हैं या फिर वीक बेसिस होती हैं। ये खुद या तो वीक एसिड्स होते हैं या वीक बेसिस होती हैं।
ये हमें क्या बताती हैं? ये हमें बताती हैं एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शन, डिटरमाइंस द एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शन। यानी हमें ये रिएक्शन के खत्म होने के बारे में बताती हैं। कैसे बताती हैं? कलर चेंज करके। कैसे बताती हैं? कलर चेंज करके। तो अगर मैं इंडिकेटर की प्रॉपर डेफिनेशन आपको बताऊं, तो इंडिकेटर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो गई? इंडिकेटर्स आर वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस दैट डिटरमाइन द एंड पॉइंट ऑफ अ रिएक्शन बाय चेंजिंग इट्स कलर। तो इंडिकेटर अपना कलर चेंज करके ये बताता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। कौन सा रिएक्शन? एसिड और बेस वाला रिएक्शन। तो जब भी हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं और हमें ये देखना होता है कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ ये नहीं हुआ, तो हम इंडिकेटर्स का सहारा लेते हैं। इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करते हैं और इंडिकेटर्स के कलर चेंज होने की वजह से हमें पता लग जाता है कि हाँ रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो हमें हमें कुछ इंडिकेटर्स को डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारे पास चार तरह के इंडिकेटर हैं। नंबर वन, लिथमस पेपर। नंबर टू, मिथाइल ऑरेंज। नंबर थ्री, फिनोफ्थलीन। एंड नंबर फोर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो अगर आप ये चैप्टर देखें तो इस चैप्टर में कॉन्सेप्शनल एरिया बहुत कम है, बट आपने रट्टा बहुत लगाना है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि हर किसी की वैल्यूज हैं, आपने याद ही याद करनी है, याद ही याद करनी है, याद ही याद करनी है। तो अगर आप किसी भी आप किसी भी एसिड के अंदर इंडिकेटर को डालते हैं तो इंडिकेटर्स क्या कलर देता है? किसी भी बेस के अंदर डालते हैं तो इंडिकेटर्स क्या कलर देते हैं? और अगर आप न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं जैसे वाटर, तो वाटर के अंदर ये क्या कलर देते हैं? तो हमें तीनों ही बातें पता होनी चाहिए। चलें। तो मेरे लाल, जब भी, अच्छा ये बात बहुत आसान है, याद रखिएगा, किसी भी इंडिकेटर को जब आप एसिड में डालते हैं तो वो रेड कलर देता है। किसी भी इंडिकेटर को अगर आप एसिड में डालें तो वो कौन सा कलर देता है? रेड कलर देता है, सिवाय फिनोफ्थलीन के। क्या बोला? किसी भी एसिड को जब आप, सॉरी, किसी भी इंडिकेटर को जब आप एसिड में डालते हैं तो इंडिकेटर का कलर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है, सिवाय किसके? फिनोफ्थलीन के। तो लिटमस पेपर को अगर आप एसिड में रखेंगे तो लिटमस पेपर कौन सा कलर देगा भाई? रेड देगा। मिथाइल ऑरेंज कौन सा कलर देगा? रेड देगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन सा कलर देगा? रेड देगा, सिवाय फिनोफ्थलीन के। फिनोफ्थलीन कैसा कलर देता है? कलरलेस। इसी वजह से फिनोफ्थलीन को हम कहते हैं बेसिक इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन क्या है? बेसिक इंडिकेटर है। चलिए बात, अब रही बात बेस की। ठीक है, बेस की। बेस जरा का थोड़ा सा काम मुश्किल है, याद करना पड़ेगा। अगर लिटमस पेपर को आप बेस में डालेंगे तो लिटमस पेपर का ब्लू कलर हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज को अगर आप बेस में डालेंगे तो उसका येलो कलर हो जाएगा। तो देख रहे हैं चैप्टर में लर्निंग काम बहुत ज्यादा है। फिनोफ्थलीन को अगर आप बेस में डालेंगे तो फिनोफ्थलीन पिंक कलर देगा, और यूनिवर्सल इंडिकेटर को अगर आप बेस में डालेंगे तो वो पर्पल कलर देगा। कौन सा कलर देगा? पर्पल कलर। ये एमसीक्यूज में डेफिनेटली आ सकता है। ये कलर चेंज एमसीक्यूज में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, और इसी तरह की चीजें आती हैं एमसीक्यूज में। जबकि लिटमस पेपर को अगर आप वाटर या किसी भी न्यूट्रल केमिकल में डालेंगे तो ये पर्पल कलर देगा। मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर देगा। फिनोफ्थलीन कलरलेस रहेगा। और यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर देता है। तो यहां तक हमने एसिड बेस की कुछ 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 इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। अभी एसिड बेस एक वास्ट वैरायटी रखता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है ऑक्साइड्स। ठीक है, देखें ऑक्साइड्स क्या होते हैं। ऑक्साइड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन मौजूद होता है। अभी जो ऑक्साइड्स होते हैं हमारे पास, ये ऑक्साइड्स जो हैं तीन तरह के। कितनी तरह के हैं भाई? तीन तरह के। एक कहलाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। जरे हम तो अपना कंटेंट किसके लिहाज से कवर करें? एसिड बेस के लिहाज से करें। तो एक है एसिडिक ऑक्साइड्स, एक है बेसिक ऑक्साइड्स, और एक कहलाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। सही। चलें, सबसे पहली टाइप हमारे पास है एसिडिक ऑक्साइड्स। सेकंड कैटेगरी हमारे पास है बेसिक ऑक्साइड्स। और थर्ड कैटेगरी हमारे पास है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब इनका क्या मतलब है? देखें,
ये ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जिन्हें अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें, कैसे, ये ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जिन्हें हम मिक्स करें किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई, ये प्रोड्यूस करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन। क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करो, तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होने के बाद पता है क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होने के बाद फॉर्म करता है कार्बोनिक एसिड। इसके बारे में अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इसी तरह से अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। और समटाइम्स ये H2CO3 भी बनाता है, यानी सल्फोनिक एसिड। और सिमिलरली अगर आप P2O5 यानी फॉस्फोरस ऑक्साइड को अगर आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये बनाता है फॉस्फोरिक एसिड। तो ये सारे ऑक्साइड्स क्या कहलाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड्स। क्यों, ये वो ऑक्साइड्स हैं जो पानी में डिसॉल्व होते ही एसिड बना देते हैं, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। और जितने भी एसिडिक ऑक्साइड्स हैं वो किससे मिलके बनते हैं, नॉन मेटल से। कैसे, अगर आप यहाँ ऑक्सीजन के साथ देखें तो कार्बन है, यहाँ देखें ऑक्सीजन के साथ सल्फर है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ फास्फोरस है। ये तीनों की तीनों केमिकल्स ही नॉन मेटल्स हैं। तो एसिडिक ऑक्साइड्स को हम नॉन मेटेलिक या नॉन मेटल ऑक्साइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, क्योंकि ये नॉन मेटल से मिलके बनते हैं। चलें, अब अगर आप बेसिक ऑक्साइड्स पर आ जाएं तो बेसिक ऑक्साइड्स क्या होंगे, ऐसे ऐसे ऑक्साइड्स जिन्हें हम पानी में मिक्स करें और पानी में मिक्स करने के बाद ये क्या प्रोड्यूस कर दें, बेसिक सॉल्यूशन। अच्छा, बेसिक को प्यार से पता है क्या कहते हैं, बेसिक को प्यार से हम अल्कलाइन भी कहते हैं। तो आप भी लिखते हैं, या तो बेसिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं या फिर कौन सा सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, जैसे अगर आप पोटाशियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये बनाता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है। सिमिलरली अगर आप सोडियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करें तो ये क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक बेस है। और इसी तरह से अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक क्या है, ये भी एक बेस है। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ पोटेशियम है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ सोडियम है, और यहाँ ऑक्सीजन के साथ कैल्शियम है। ये तीनों के तीनों एलिमेंट ही मेटल्स हैं। तो इसका मतलब बेसिक ऑक्साइड्स कौन बनाता है, मेटल्स बनाते हैं। इस वजह से बेसिक ऑक्साइड्स को मेटल ऑक्साइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटल ऑक्साइड्स भी कहते हैं। चलिए, अब रही बारी किसकी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। किसकी बारी है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की अगर हम बात करते हैं, अगर हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी मेटल ऑक्साइड्स ही होते हैं। ये भी क्या होते हैं, ये भी मेटल ऑक्साइड्स ही होती हैं, यानी ये भी मेटल से ही बनते हैं। ठीक है। लेकिन इनकी क्या खास बात है, इनकी क्या खास बात है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। पहली बात क्या है, नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ये वो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, एक बात। दूसरी बात, ये रिएक्ट करते हैं दोनों से। ये रिएक्ट किससे करते हैं, दोनों से करते हैं, रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेस। ये एसिड्स और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। तो डिफरेंस समझ आ गया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है, जो वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होते, जबकि एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। वाटर में डिसॉल्व होकर अगर वो सॉल्यूशन को एसिडिक कर दें तो एसिडिक ऑक्साइड, वाटर में डिसॉल्व होकर अगर वो सॉल्यूशन को बेसिक कर दें, बेसिक ऑक्साइड्स। जबकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होते, लेकिन ये एसिड से भी रिएक्शन कर सकते हैं और ये बेस से भी रिएक्शन कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों से मिल सकते हैं इसलिए हम इन्हें बीच के ऑक्साइड्स कहते हैं, यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ठीक है। इनकी हमारे पास सिलेबस के अकॉर्डिंग दो एग्जांपल्स हैं, दोनों एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए। एक है जिंक ऑक्साइड और एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है भाई। अगर पेपर में वो आपसे पूछता है, अगर पेपर में वो आपसे पूछता है कि सोडियम ऑक्साइड क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सोडियम ऑक्साइड क्या है। सोडियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है। अगर वो आपसे पेपर में पूछे जिंक ऑक्साइड क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जिंक ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अगर पेपर में वो आपसे पूछे कि
SO2 कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि भाई SO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो इनमें से किसी भी ऑक्साइड का नाम देकर वो आपसे उसकी नेचर पूछ सकता है। आपको इन सारे केमिकल्स की नेचर याद होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अब हमारे पास अगली टर्म है सॉल्ट के लिए। बट सॉल्ट को समझने के लिए हमें एसिड और बेस को मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पढ़ें रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, जिसे हम प्यार से कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं हम उसे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है भाई? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। क्या है ये? एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। चलिए भाई, तो हम इसे ऐसे ही फॉर्म में लिख लेते हैं। एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमेशा वाटर बने, बट सॉल्ट लाजमी बनता है। ये सॉल्ट लाजमी बनता है। अब ये जो सॉल्ट है ना, ये सॉल्ट तीन तरह का हो सकता है। ये सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, ये सॉल्ट बेसिक भी हो सकता है, और ये सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, ये सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, ये सॉल्ट बेसिक भी हो सकता है, और ये सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकता है। अच्छा, अब आपने क्या बात याद रखनी है कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक होगा, कौन सा सॉल्ट बेसिक होगा, और कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल होगा। अगर आपको किसी भी सॉल्ट के अंदर H पॉजिटिव नजर आ जाए, अगर आपको किसी भी सॉल्ट के अंदर H पॉजिटिव नजर आ जाए, तो आप देखते ही बता दीजिएगा कि भाई ये जो सॉल्ट है ये एसिडिक है। क्योंकि H पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? एसिड को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको उस सॉल्ट के अंदर OH नेगेटिव नजर आ जाए, तो आप छुट्टे ही बता दीजिएगा भाई ये क्या है? ये बेसिक है। और ना आपको उसमें H नजर आए, ना ही आपको उसमें OH नजर आए, तो आप उसे न्यूट्रल कह सकते हैं। आप उसे क्या कह सकते हैं? आप उसे न्यूट्रल कह सकते हैं। ठीक है, चलें। जैसे जैसे एक एक अगर हम सॉल्ट की बात करें, और वो सॉल्ट कौन सा है? जैसे MgOHCl। अगर आप इस MgOHCl की बात करें, तो आपको क्या लगता है ये MgOHCl क्या है? आपको इसको देखने से क्या पता लगता है? ये एसिडिक होना चाहिए, ये बेसिक होना चाहिए, या फिर ये न्यूट्रल होना चाहिए? जाहिर है, अगर आप इसे गौर से देखें, तो इसको इसको देखने पर आपको इसके अंदर OH नजर आएगा। OH नजर आने की वजह से आप इस सॉल्ट को क्या बोलेंगे? आप इस सॉल्ट को बोलेंगे बेसिक सॉल्ट। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल लें, NaHSO4, तो आपको ये सॉल्ट क्या लगता है बताएं? ये एसिडिक सॉल्ट होता होगा, ये बेसिक सॉल्ट होता होगा, या फिर ये न्यूट्रल सॉल्ट होता होगा? तो इसमें आपको H पॉजिटिव बखूबी नजर आ रहा है। इसमें अगर आपको H पॉजिटिव बखूबी नजर आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा भाई? हम्म, ये क्या कहलाएगा बताएं? ये कहलाएगा एसिडिक सॉल्ट। इसका नाम क्या होगा? एसिडिक सॉल्ट। अच्छा, अब अगर कोई सॉल्ट न्यूट्रल है, तो उस सॉल्ट के न्यूट्रल होने पर हम उसे, मतलब उसमें ना तो आपको H नजर आ रहा है और ना ही उसमें आपको OH नजर आ रहा है, फिर हमें उसकी हाइड्रोलिसिस को चेक करना पड़ेगा। अगर अगर आपको ना तो उसमें H पॉजिटिव नजर आ रहा है और ना ही आपको उसमें OH नेगेटिव नजर आ रहा है, देन आप उसकी हाइड्रोलिसिस करके चेक करेंगे। अगर उसकी हाइड्रोलिसिस हो गई, अगर उसकी हाइड्रोलिसिस हो गई, तब तो वो न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकी, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? न्यूट्रल कहेंगे। अब हाइड्रोलिसिस क्या होती है? हाइड्रोलिसिस अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बहरहाल, पहले हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आगे लेके जा रहे हैं। देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं, और एक को हम कहते हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और दूसरी टाइप को हम कहते हैं इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है एसिड और बेस का मिलना, और एसिड और बेस में क्या चीजें मौजूद होती हैं, एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव, ऐसे ही है, एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव। तो अगर 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 एसिड के ऑल एच पॉजिटिव, बेस के ऑल ओ एच नेगेटिव से मिल जाएं, क्या बोला, अगर एसिड के सारे H पॉजिटिव और बेस के सारे OH नेगेटिव मिल जाएं, तो आप इसे कहेंगे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहेंगे आप इसे, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अगर जितने भी एसिड के H पॉजिटिव हैं और जितने भी बेस के OH नेगेटिव हैं, अगर वो सारे के सारे मिल जाएं, अगर वो सारे के सारे मिल जाएं, तो आप इसे क्या कहेंगे, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, इसका मतलब ये एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें H पॉजिटिव की वैल्यू किसके बराबर होगी, OH नेगेटिव के बराबर होगी। ठीक है, और ऐसी सूरत में जो सॉल्ट आपके पास बनेगा उसे हम कहेंगे न्यूट्रल सॉल्ट। क्या कहेंगे उसे हम, न्यूट्रल सॉल्ट। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कि NaOH और HCl मिल रहे हैं, तो बताएं ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है या नहीं है, ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है या नहीं है। तो आप अगर देखें तो OH की वैल्यू कितनी है, कितने OH हैं भाई, बेस में एक है, और HCl में कितने H आ रहे हैं, एक ही H है। तो क्या H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की वैल्यू बराबर है, बिल्कुल बराबर है सर। तो आप इसे क्या बोलेंगे, आप इसे बोलेंगे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलेंगे, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहता हूं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 अगर आपस में मिल जाएं, तो इसके अंदर कितने OH हैं भाई, इसके अंदर दो OH हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कितने H हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर भी दो H हैं। तो क्योंकि H और OH बराबर है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहोगे, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। और अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं होगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अब मैं आपको इनकम्प्लीट के बारे में बताता हूँ। जब एसिड और बेस मिलें और उनके सारे के सारे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में रिएक्ट ना करें, यानी जितने भी H और जितने भी OH नेगेटिव हैं वो आपस में रिएक्ट ना करें, तो इसका मतलब इस केस के अंदर H पॉजिटिव OH नेगेटिव के बराबर नहीं होता। अब अगर नहीं होता तो इसके दो केसेस हैं। एक केस तो ये है कि हो सकता है H पॉजिटिव ज़्यादा हो, OH नेगेटिव कम हो। ऐसा भी हो सकता है कि H पॉजिटिव ज़्यादा हो, H पॉजिटिव ज़्यादा हो और OH, सॉरी, H पॉजिटिव ज़्यादा हो, OH नेगेटिव कम हो। अब अगले वाले में H पॉजिटिव कम हो और OH नेगेटिव ज़्यादा हो। सही है, अब सुनिएगा, सुनिएगा, सुनिएगा। यहाँ पे क्योंकि H और OH नेगेटिव दोनों बराबर हैं, तो इस जगह पर जो सॉल्यूशन की पीएच है वो रहेगी एग्जैक्टली 7। क्या रहेगी, एग्जैक्टली 7 रहेगी। पीएच क्या होती है अभी थोड़ी देर बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अच्छा, अब हम इसकी एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इसकी हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मान लें कि मैं NaOH का रिएक्शन कराता हूँ H2SO4 से। हमें देखना है क्या ये रिएक्शन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। तो जरा OH नेगेटिव को काउंट करें। भाई OH नेगेटिव कितने हैं, NaOH में सिर्फ एक ही OH है। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड में से H को काउंट करें तो कितने H हैं भाई, आपके पास दो H हैं। तो क्या आप कह सकते हो कि ये दोनों बराबर हैं, नहीं, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है तो न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट नहीं है, बल्कि न्यूट्रलाइजेशन क्या कहलाएगी, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहलाएगी, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। द केस इज, भाई द केस इज H पॉजिटिव इज ग्रेटर देन, H पॉजिटिव इज ग्रेटर देन OH नेगेटिव। ऐसी सूरत में, यानी ये वाली सूरत में, ऐसी सूरत में जो सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट का नाम होगा एसिडिक सॉल्ट। क्या होगा उसका नाम, एसिडिक सॉल्ट। और ऐसी सूरत में जब OH ज्यादा होगा, जो सॉल्ट बनेगा उसे हम कहेंगे बेसिक सॉल्ट। ऐसे सॉल्ट की जो पीएच होगी
वो 7 से कम होगी, और ऐसे सॉल्ट की जो पीएच होगी वो 7 से ज्यादा होगी। तो बताएं, अगर H पॉजिटिव ज्यादा है तो बनने वाला सॉल्ट क्या कहलाएगा? बनने वाला सॉल्ट कहलाएगा एसिडिक सॉल्ट। यहाँ जो हमारा आंसर आएगा वो होगा एसिडिक सॉल्ट, और उसकी जो पीएच होगी वो 7 से कम होगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अगर मैं HCl का रिएक्शन करा दूं बेरियम हाइड्रोक्साइड से। हाँ भाई, बताइए, क्या ये न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? भाई ये न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? चेक करके बताते हैं। H पॉजिटिव को देखें जरा, HCl में कितने H पॉजिटिव है? एक ही है। बेरियम हाइड्रोक्साइड में OH नेगेटिव को देखें कितने हैं? दो हैं। ओहो, ये तो बराबर नहीं है। ये तो बराबर नहीं है। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या कहलाएगी? इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अगर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बराबर होते हैं तो उसे हम कंप्लीट कहते हैं, और अगर वो बराबर नहीं होते तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इनकम्प्लीट कहते हैं। चलिए, केस क्या है? केस ये है कि भाई अब की दफा H पॉजिटिव कम है, OH नेगेटिव ज्यादा है। तो जब भी OH नेगेटिव ज्यादा होते हैं तो हम उसे कहते हैं बेसिक सॉल्ट। क्या कहते हैं हम उसे? बेसिक सॉल्ट। और ऐसी सूरत में जो पीएच होती है वो 7 से ज्यादा आती है। पीएच क्या होती है? 7 से ज्यादा आती है। तो ये तो हमने एक डेटा पढ़ लिया। अब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का उल्टा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का उल्टा, यानी हाइड्रोलिसिस। देखिए, न्यूट्रलाइजेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। यहाँ क्या होगा? सॉल्ट और वाटर मिलके एसिड और बेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एसिड और बेस बनाएंगे। चलें, तो ये रिवर्स है। इट्स रिवर्स केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। चलें, अब याद रखिएगा कि अगर हाइड्रोलिसिस नहीं होती, अगर हाइड्रोलिसिस नहीं होती तो समझ जाएगा तो सॉल्ट इज न्यूट्रल। वो सॉल्ट क्या कहलाएगा? न्यूट्रल सॉल्ट कहलाएगा। और अगर हाइड्रोलिसिस हो जाती है तो वो सॉल्ट क्या कहलाएगा? या तो एसिडिक कहलाएगा, या वो सॉल्ट क्या कहलाएगा? या वो बेसिक कहलाएगा। अब कब एसिडिक कहलाएंगे और कब बेसिक कहेगा? अगर अगर पीएच 7 से कम आएगी तो एसिडिक, और अगर पीएच 7 से ज्यादा आएगी तो हम उसे क्या कहेंगे? बेसिक कहेंगे। चलें, अब अब सुनिएगा बात। हाइड्रोलिसिस के लिए शर्त यह है, पीएच लाजमी चेंज होनी चाहिए। पीएच लाजमी चेंज होनी चाहिए। अगर पीएच चेंज नहीं हुई तो आप उसे बोलेंगे कि हाइड्रोलिसिस इज नॉट पॉसिबल। इफ पीएच डजंट चेंज, देन क्या स्टेटमेंट कोट करोगे? हाइड्रोलिसिस डजंट पॉसिबल। अगर पीएच चेंज हो गई तो आप बोलेंगे हाइड्रोलिसिस इज पॉसिबल। अब पूरा पूरा ट्रेंड समझें। अगर पीएच चेंज नहीं होती तो आप बोलेंगे हाइड्रोलिसिस भी नहीं हुई। हाइड्रोलिसिस अगर नहीं हुई तो सॉल्ट इज न्यूट्रल सॉल्ट। तो सॉल्ट इज न्यूट्रल सॉल्ट। इन केस अगर पीएच चेंज हो जाती है तो आप बोलेंगे यस, हाइड्रोलिसिस हो गई। और हाइड्रोलिसिस होने का मतलब या तो वो सॉल्ट एसिडिक है, और या फिर वो सॉल्ट बेसिक है। अब जो पीएच चेंज हो रही है, अगर वो 7 से नीचे जा रही है तो वो एसिडिक सॉल्ट है, और अगर पीएच 7 से ऊपर जा रही है तो वो क्या कहलाएगा? बेसिक सॉल्ट कहलाएगा। तो देखिए, कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है। कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है, बट कॉन्सेप्ट घूमे हुए हैं। एक ही कॉन्सेप्ट है जो बार बार घूम के आ रहा है। एक ही कॉन्सेप्ट है जो बार बार घूम के आ रहा है, जो आपके सर को भी घुमा रहा है पूरा। आपका सर चकरा रहा होगा इसको पढ़ते हुए। एक ही कॉन्सेप्ट है, मुश्किल नहीं है। एक ही कॉन्सेप्ट है, बार बार घूमे जा रहा है, 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 और कुछ नहीं हो रहा। तो अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस केमिकल की हाइड्रोलिसिस हो रही है और किस केमिकल की हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही। ठीक है, अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि
नेचर ऑफ NaCl, NH4Cl और Na2CO3 क्या है? हमें NaCl, NH4Cl और Na2CO3 की नेचर को चेक करना है। सही है, चलें। अब हम सबसे पहले NaCl पे काम करेंगे, यानी हम इन तीनों की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम इन तीनों की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो NaOH NaCl का जब हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो होगा क्या? आपको पता होना चाहिए, पहले पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव, पहले पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव। तो सोडियम क्या होगा? सोडियम जाके मिल जाएगा OH के साथ, क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव है और OH पे नेगेटिव है, और ये बन जाएगा NaOH। ठीक है, Cl पे नेगेटिव है और H पे पॉजिटिव है, तो ये दोनों भी मिल जाएंगे और ये बना लेंगे HCl। अब 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 देखिएगा जरा, बात सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। NaOH क्या है? NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। HCl की बात करूं तो HCl क्या है? HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लास के स्टार्ट में ही आपको बताया था कि NaOH एक स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। क्या बोला? क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो इफेक्ट है वो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। यानी स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से पीएच बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से पीएच कम हो जाएगी, तो इफेक्ट नहीं आ पाएगा। इफेक्ट नहीं आ पाएगा क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तो जब कैंसिल आउट कर देंगे तो पीएच चेंज नहीं होगी, पीएच चेंज नहीं होगी तो हाइड्रोलिसिस भी नहीं होगी। दैट्स व्हाई इट्स अ न्यूट्रल सॉल्ट। तो आंसर इज NaCl इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। NaCl क्या है? NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है। चलें, अब जरा जल्दी से हम अगले सॉल्ट की तरफ जाते हैं। अगला सॉल्ट कौन है? NH4Cl। कौन सा है? NH4Cl। NH4Cl को जरा पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है पहले पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव, पहले पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव, तो होगा क्या कि NH4 पे पॉजिटिव है तो ये जाके OH नेगेटिव से मिलेगा और ये बन जाएगा NH4OH। ठीक है, Cl पे नेगेटिव है और H पे पॉजिटिव है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ये दोनों मिलके HCl बना लेंगे। अब अगर आप इनको देखें तो NH4OH क्या है? NH4OH एक वीक बेस है। क्लास के स्टार्ट में ही इसीलिए ये वजह से ये बात बताई थी कि आगे ये काम आएगी। और HCl क्या है? HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इनका जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट नहीं होगा, वो इफेक्ट आएगा। आएगा, किसके रिस्पेक्ट से आएगा? वो इफेक्ट आएगा एसिडिक इफेक्ट। क्यों? क्योंकि एसिड स्ट्रांग है, बेस का इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बेस तो क्या है? बेस तो वीक है, तो इफेक्ट कौन सा आएगा? एसिड का इफेक्ट आएगा। तो जब भी एसिडिक इफेक्ट आता है तो पीएच 7 से कम हो जाती है। तो क्या पीएच चेंज हुई? बिल्कुल पीएच चेंज हुई, यस, पीएच चेंज हुई, 7 से कम हो गई। तो क्या हाइड्रोलिसिस हुई? बिल्कुल हुई, क्योंकि पीएच 7 से कम हो रही है, द सॉल्ट इज एसिडिक सॉल्ट। तो NH4Cl को हम एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। ठीक है भाई, लास्ट एग्जाम्पल पे आ जाइए। अब हमारे पास जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है सोडियम कार्बोनेट वर्सेस वाटर। चले, हमें इतनी बात पता है कि जब NaOH से मिलेगा तो क्या बनेगा? NaOH। क्या बनाएगा? NaOH बनाएगा। अच्छा, यहाँ सोडियम देखें जरा कितने हैं? यहाँ सोडियम 2 हैं, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएं। जब अब यहाँ 2 लगाएंगे तो OH भी 2 हो गए, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। अब क्या होगा? ये जो CO3 है ये इससे मिल जाएगा। CO3 किससे मिल जाएगा? इस 2H से मिल जाएगा। और ये क्या बना लेंगे? H2CO3। क्या बना लेंगे? H2CO3।
चलिए अब जरा चेक करें, NaOH क्या है भाई? NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है NaOH? NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है भाई। NaOH क्या है? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। जबकि HCO3 की बात करें तो HCO3 इज अ वीक एसिड। क्या है ये? एक वीक एसिड है। इफेक्ट आएगा? बिल्कुल इफेक्ट आएगा। एसिड का आएगा? नहीं, एसिड तो वीक है। इफेक्ट किसका आएगा? बेस का आएगा। क्यों? क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है। तो इफेक्ट इज बेसिक। और बेसिक इफेक्ट का मतलब pH 7 से ऊपर चली जाएगी। pH 7 से कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। क्या pH चेंज हुई? यस। यस, pH चेंज हुई, 7 से ज्यादा हो गई। क्या हाइड्रोलिसिस हुई? बिल्कुल हाइड्रोलिसिस हुई। तो सॉल्ट क्या है? क्योंकि pH 7 से ऊपर जा रही है इसलिए हम इसे कहेंगे बेसिक सॉल्ट। क्या कहेंगे? बेसिक सॉल्ट। तो यहां तो हमने सॉल्ट की 3 टाइप्स पढ़ ली विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के लिहाज से कितनी टाइप्स हो गई? ये नेचर के लिहाज से कह लें आप। नेचर के लिहाज से कितनी टाइप्स हो गई? 3 टाइप हो गई ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्ट, सॉरी सॉल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो सॉल्ट नेचर के लिहाज से 3 टाइप्स का होता है। और ये क्या नाम है? न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। ठीक है। इसी तरह से सॉल्ट जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर तो हमने पढ़ लिए। अब ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये 4 तरह के होते हैं। और इनके नाम क्या है? टाइप 1 सॉल्ट, टाइप 2 सॉल्ट, टाइप 3 सॉल्ट एंड टाइप 4 सॉल्ट। ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है और बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस की बेस पे सॉल्ट की 4 टाइप्स हैं, टाइप 1 सॉल्ट, टाइप 2 सॉल्ट, टाइप 3 सॉल्ट, टाइप 4 सॉल्ट। नेचर के लिहाज से 3 है, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। अब देखें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 सॉल्ट्स क्या होते हैं, इनको बड़ा अच्छे से समझ लें आप। सबसे पहले टाइप 1 सॉल्ट, देन हमारे पास आता है टाइप 2 सॉल्ट, देन टाइप 3 सॉल्ट और फिर टाइप 4 सॉल्ट। इतना मुश्किल नहीं है। देखें इस चैप्टर में ज्यादातर चीजें आपको मेमोराइज करनी है। इस चैप्टर की बेसिक जब तक आपको मेमोराइज नहीं होगी आपका काम नहीं बन पाएगा। टाइप 1 सॉल्ट क्या होता है? टाइप 1 सॉल्ट ऐसे कॉम्बिनेशन से बनता है जिसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हैं। यानी जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो बनने वाला सॉल्ट क्या कहलाता है? टाइप 1 सॉल्ट। क्या कहलाता है? टाइप 1 सॉल्ट। इसी तरह से अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बल्कि वीक बेस के साथ मिला दें तो बनने वाले सॉल्ट का नाम हम रखते हैं टाइप 2 सॉल्ट। सिमिलरली अगर हम स्ट्रॉन्ग की जगह वीक एसिड ले लें और वीक एसिड का रिएक्शन कराएं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो बनने वाला सॉल्ट क्या कहलाता है? टाइप 3 सॉल्ट। टाइप 4 सॉल्ट क्या होता है? कि हम दोनों ही चीजें वीक ले लें, एसिड भी वीक हो और बेस भी वीक हो। ठीक है। देखें बहुत आसान है। पहले हमने क्या किया? टाइप 1 क्या होता है? एसिड भी स्ट्रॉन्ग, बेस भी स्ट्रॉन्ग। टाइप 2 क्या होता है? एसिड तो स्ट्रॉन्ग, बेस वीक। टाइप 3 क्या होता है? बेस स्ट्रॉन्ग, एसिड वीक और आखिर में दोनों वीक। तो पहले दोनों स्ट्रॉन्ग, फिर बेस वीक, फिर एसिड वीक, फिर दोनों वीक। इतना मुश्किल नहीं है। एक दो दफा अगर आप इसे पढ़ेंगे तो वो ये आपको आराम से याद हो जाएगी। ठीक है। ऐसे केसेस में ऐसे केसेस में जो सॉल्यूशन की पीएच होती है वो फिक्स हो जाती है किसके ऊपर? 7 के ऊपर। ठीक है। क्योंकि ना तो चीज एसिडिक की तरफ जाएगी ना ही चीज बेसिक की तरफ जाएगी। तो इसलिए पीएच ना तो 7 से ज्यादा होगी ना ही 7 से कम होगी बल्कि पीएच न्यूट्रल पे रहेगी। क्योंकि इफेक्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि एसिड भी स्ट्रांग है, बेस भी स्ट्रांग है। तो जो इफेक्ट होगा ना, इफेक्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा? इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। चलें यहां देखें। अब एसिड आपका स्ट्रांग है, बेस आपकी वीक है।
तो जो इफेक्ट आएगा भाई वो किसका आएगा? वो तो एसिड का आएगा, यानी इफेक्ट इज एसिडिक। और आपको पता है कि एसिड का मतलब ये है कि पीएच जो है वो 7 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन 7, राइट। अब यहां चलें, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिला रहे हैं, क्या इफेक्ट आएगा? बिल्कुल इफेक्ट आएगा। किससे मिलता जुलता आएगा? बेस से मिलता जुलता आएगा, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है। तो अब बेस की जो पीएच होती है वो 7 से ज्यादा होती है, तो सॉल्यूशन की पीएच इस वक्त 7 से ज्यादा होगी। अच्छा, रही बात टाइप 4 सॉल्ट की। टाइप 4 में एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, तो इनका भी इफेक्ट क्या हो जाना चाहिए? आपस में कैंसिल हो जाना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए। और जो पीएच का आंसर आना चाहिए वो एग्जैक्टली 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एग्जैक्टली 7 आना चाहिए। बट आपके सिलेबस में लिखा है कि 7 से कम भी हो सकता है और 7 से ज्यादा भी हो सकता है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टाइप 1 में भी पीएच 7, टाइप 4 में भी पीएच 7, टाइप 2 में पीएच 7 से कम, टाइप 3 में पीएच 7 से ज्यादा। देखिए, अगर आप इस चैप्टर की कुछ बेसिक्स अच्छे से समझ लेंगे तो सारी बेसिक्स पर ही ये चैप्टर आगे मूव कर रहा है। आप देख रहे हैं, एक ही जैसी चीजें आती रहेंगी, एक ही जैसी चीजें आती रहेंगी। अब आपको इनकी एग्जाम्पल्स भी याद करनी है। टाइप 1 सॉल्ट की एग्जाम्पल्स हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तीन: NaCl, सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम सल्फेट। टाइप 2 सॉल्ट की एक ही एग्जाम्पल आपको याद करनी है, दैट इज NH4Cl। टाइप 3 सॉल्ट की एक ही एग्जाम्पल आपको याद करनी है, कौन सी? सोडियम कार्बोनेट। और टाइप 4 की भी आपको दो एग्जाम्पल्स याद करनी है। एक है अमोनियम साइनाइड, NH4CN, अमोनियम साइनाइड। और दूसरी अमोनियम एसीटेट। ठीक है, अब मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क। अब मैं आपको क्या दे रहा हूं? होमवर्क दे रहा हूं। आपका होमवर्क क्या है? आपने चेक करना है, चेक द नेचर एंड टाइप ऑफ सॉल्ट। आपने नेचर भी चेक करनी है और आपने टाइप भी चेक करनी है। किस किस की चेक करेंगे? सबसे पहला केमिकल है आपके लिए K2CO3। ठीक है, दूसरा केमिकल है आपके लिए NH4 2SO4। नंबर 3 NaNO3। ठीक है, तो आपने बताना है कि पोटेशियम कार्बोनेट की नेचर क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट की टाइप क्या है, अमोनियम सल्फेट की नेचर क्या है और अमोनियम सल्फेट की टाइप क्या है, सोडियम नाइट्रेट की नेचर क्या है और सोडियम नाइट्रेट की टाइप क्या है। ठीक है, इसे चेक कर लीजिएगा। आंसर मैं आपको बता देता हूं, बट आपने खुद सॉल्व करना है इसको। आपने क्या करना है? इसको खुद सॉल्व करना है, लाजमी, लाजमी। ये एक बेसिक सॉल्ट है, पहली बात। और इसकी नेचर है टाइप 3। अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट एक एसिडिक सॉल्ट है और इसकी नेचर होती है टाइप 2। सोडियम नाइट्रेट एक न्यूट्रल सॉल्ट है और इसकी नेचर होती है टाइप 1। ठीक है, आपने ये चीजें खुद चेक करनी है। आप ये चेक चेक करके देखिएगा कि इसकी टाइप क्या आ रही है, इसकी नेचर क्या आ रही है, ताकि पता लगे कि आपको ये चीज चेक करना आई या आपको ये चीज चेक करना नहीं आई। चलें, अब अब आपने कुछ सॉल्ट के फॉर्मूलाज और कुछ सॉल्ट के एप्लीकेशंस को याद करना है। वो एक एक करके मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, यानी कि हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्ट। ठीक है भाई, सबसे पहला सॉल्ट जो आपको पता होना चाहिए वो है सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? NaCl। अब सोडियम क्लोराइड को मजीद किन किन नामों से हम पुकारते हैं?
तो सोडियम क्लोराइड को हम टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, इन तीन नामों से पुकारते हैं। और सोडियम क्लोराइड की एप्लीकेशन क्या है भाई? एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट। ठीक है, इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट। अगर आप इसे खाने में नहीं डालेंगे तो आपसे वो खाना खाया नहीं जाएगा। ये सोडियम क्लोराइड की इंपॉर्टेंस है। 12। नंबर टू, नंबर टू, इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट का क्या फॉर्मूला होता है? MgSO4, जिसे हम मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। अच्छा, मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है? मैग्नीशियम सल्फेट देता है लेक्सेटिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट देता है? लेक्सेटिव इफेक्ट देता है। अच्छा, लेक्सेटिव इफेक्ट क्या होता है? लेक्सेटिव इफेक्ट का मतलब होता है ये आपके वेस्ट प्रोडक्ट को आसानी से निकाल देता है। अगर आप इप्सम सॉल्ट खाएंगे ना, तो आपको अगर कॉन्स्टिपेशन हो रही है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये होता है कि आपको जो है ना वो वेस्ट ही नहीं आ रहा, आप ठूसे जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं, निकल ही नहीं रहा, ठूसे जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं, निकल ही नहीं रहा। तो इसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? लेक्सेटिव इफेक्ट देता है, यानी उसे बड़े आराम से निकाल देता है। तो लेक्सेटिव इफेक्ट देता है टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से एक हमारे पास और है, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है? CaSO4। और कैल्शियम सल्फेट को प्यार से हम कहते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं हम? जिप्सम। और कैल्शियम सल्फेट का यूज क्या है? कैल्शियम सल्फेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में इस्तेमाल करते हैं। किसमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर आप चैप्टर को देखें तो चैप्टर टोटली टोटली याद करने पे डिपेंड कर रहा है, टोटली याद करने पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही है, टोटली याद करने पे डिपेंड कर रहा है। इसमें कोई खास चीज एसएच नहीं है, इसमें कोई भी खास चीज एसएच नहीं है। चलें, नंबर 4 पे जो चीज आपने याद रखनी है वो है पोटाशियम क्लोराइड। अच्छा, ये पोटाशियम क्लोराइड का जो वर्ड है आपने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में भी सुना होगा। पोटाशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है KCl, और इसे हम कहते हैं म्यूरिएट ऑफ पोटाश। ये सारे नाम आपने अपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे। और इसे हम क्या बनाने में इस्तेमाल करते हैं? फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नंबर 5, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है? NaHCO3। और NaHCO3 को हम प्यार से क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। और आप बेकिंग सोडा को किस में इस्तेमाल करते हो? बेकिंग सोडा को किस में इस्तेमाल करते हैं बताइए? एक तो ये जो बेकिंग सोडा है ना भाई, ये इस्तेमाल होता है एंटासिड में। एंटासिड क्या होता है? आपके सीने में जो जलन होती है ना, सीने में जो जलन होती है, यानी हार्ट बर्न जिसे हम कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं और वो खाना हमें हजम नहीं होता, तो हमारे सीने में जलन होती है, जिसे हम कहते हैं हार्ट बर्न। तो ये उसको ठीक करता है, सोडा है ये। ठीक है, एक तरह से उसको भी ठीक करता है, और ये बेकिंग में इस्तेमाल होता है। नंबर 6, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। और इसे हम प्यार से कहते हैं वॉशिंग सोडा। क्या कहते हैं हम इसे प्यार से? वॉशिंग सोडा। तो ये पता है आपको, ये मटेरियल बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन आधी चीजें इसमें से आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। तो अब हम इसे कहाँ इस्तेमाल करेंगे? सारे लॉन्ड्री पर्पस के अंदर। कहाँ इस्तेमाल करेंगे? लॉन्ड्री पर्पस में, यानी कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करेंगे। नंबर 7 एंड लास्ट, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड अभी कई दफा आपके सामने आया भी है। और अमोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH4Cl।
और अमोनियम क्लोराइड को प्यार से हम कहते हैं सेलेमोनियक। क्या कहते हैं? सेलेमोनियक। और इसका क्या काम होता है? ये एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है कफ सिरप के अंदर। किसके तौर पे इस्तेमाल होता है? एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे इन कफ सिरप। यानी कि आपकी बॉडी में बलगम प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जब बलगम प्रोड्यूस होता है तो वो जो जरासीम होता है उस बलगम के जरिए आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये एक एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है किसके अंदर? कफ सिरप के अंदर। यहां तक हमने सॉल्ट, ठीक है, हमने एसिड्स, हमने बेसिस, इनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली है। अब हम कुछ पीएच का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देन पीएच के कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम मूव करेंगे आगे थ्योरीज के ऊपर, जो कि हमारे पास तीन तरह की थ्योरीज हैं। आर्हेनस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी, और लिविस थ्योरी। टोटल कितनी थ्योरीज है हमारे पास? ये तीन तरह की थ्योरीज है। ऐसा ही है।